to our first class. I am Ashmita Maan, your teacher for biology. हम लोग अपना बायोलॉजी का क्लास आज से स्टार्ट करते हैं. हम अपना बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 यूनिट 3 से, which is cells. तो अब सेल नाम सुन के आपके मन में क्या आया? आपके मन में, कुछ लोगों के मन में हो सकता है जो बिल्कुल ही नए हैं सेल के टॉपिक से, या हो सकता है कुछ लोगों ने पहले भी सुना हो. तो क्या होता है? कुछ लोग सोचेंगे बैटरी भी हो सकता है सेल, पर हमारे बायोलॉजिकल टर्म में सेल का क्या मतलब है? बायोलॉजिकली सेल का मतलब है जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो ईंटें हैं हर एक जीव को बनाने के लिए. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जीवित वस्तु बनी हुई है सेल से. तो हम सेल को क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या आप देखो तो है द यूनिट ऑफ लाइफ. तो हम इसको क्यों बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ? तो उसका जवाब हमें अभी मिल गया, क्योंकि सेल से ही हमारी सारे जीवित वस्तु बने हुए हैं. जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि हर मॉलिक्यूल एलिमेंट से बना हुआ है या हर एक एटम बना हुआ है, उसी तरीके से जो यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा सेल है. ये हमारी जीवन की ईंटें हैं, द ब्रिक्स फॉर लाइफ. जीवन की ईंटें हैं. अब हम बात करें तो फिर ये ईंटें या फिर ये सेल किसने ढूंढी? तो इसका जवाब है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक कॉर्क में सेल ढूंढी. उसने क्या किया, एक पतला सा कॉर्क का स्लाइस काटा, एक पतला सा कॉर्क का हिस्सा काटा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. तो उसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसको स्ट्रक्चर्स दिखे. तो उसने क्या सोचा कि अरे ये क्या बात हुई, मधुमक्खी की छत्ते की तरह स्ट्रक्चर, आसपास एक बाहर की तरफ वॉल है, एक दीवार है, अंदर खोखला है, क्योंकि कॉर्क है वो मर चुका होता है, डेड सेल होता है. तो उसको क्या दिखा, अंदर खाली है और बाहर दीवार बनी हुई है. तो उसने ये टर्म कॉइन किया सेल, कि हर ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से. उसके बाद लेट्स डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी. अब हमारी सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के 3 प्रिंसिपल हैं. अगर आपसे पूछा जाए आपकी परीक्षा में या आपके एग्ज़ाम में कि सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी की आप बेसिकली 3 मेन और 3 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल या थ्योरी के जो 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताएंगे वो क्या होंगे. पहला होगा दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, कि सारी जीवित वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई है? सेल से. दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ऑल organisms are made of cell. दूसरा क्या लिखोगे आप, कि जो ये सेल है वो है बेसिक यूनिट
ऑफ लाइफ, कि ये हमारी जीवन की ईंटें हैं। और तीसरा क्या लिखोगे? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी हमारे सेल हैं वो पुराने सेल, पहले से मौजूद सेल से ही बने हुए हैं। तो अब हम इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी सेल थ्योरी अगर हमसे पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे कि सारे जीव किससे बने हुए हैं? सेल से। और हमारा सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल हमारे जीवन की ईंटें हैं। और तीसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी सेल हैं वो किससे बनी होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब पहले से ही एक जीवित सेल होगी, वही एक नई सेल को जन्म देंगी। हवा में से इधर उधर से सेल कहीं से अचानक से प्रकट नहीं हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कई सेल हमारे सदियों पुराने हैं, मिलियन ईयर्स, सदियों से चलते आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, वो फिजन और फ्यूजन से, जो हम अपने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनसे वो अलग होकर नया सेल बना लेता है। और फिजन और फ्यूजन में क्या होता है, जो पुराना सेल होता है वो मरता नहीं है, पर एक नया सेल बन जाता है, तो वो दो सेल के रूप में हमारी वातावरण में जिंदा रहता है। अब हम बात करें हमारे सेल के साइज की। सेल का साइज क्या होता है? अब सेल का साइज हमारा छोटा होता है, स्मॉल। स्मॉल क्यों होता है? नॉर्मली आमतौर पे स्मॉल होता है। स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि छोटे सेल से क्या बढ़ता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे बढ़ते हैं? अब आप ये चीज़ मुझसे पूछो तो चीनी के दाने देखें, चीनी के दाने, शक्कर के दाने, अगर मैं इतना बड़ा गुड़ की डली रख दूं और वहीं उसके साथ में छोटे 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 कण रख दूं शक्कर के, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? किसके अंदर होगा? शक्कर के अंदर ज़्यादा होगा सरफेस एरिया। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाहर की सतह है, उसका सरफेस, उसकी ही सतह का सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम जब यहाँ की बात करेंगे तो अब हम एक एक कण की सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल साइज इंक्रीज सरफेस एरिया। छोटे साइज की वजह से जो सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाता है। अब हम बात करें कि सबसे छोटा सेल हमारा कौन सा होता है, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, जो सबसे छोटा सेल है, वो है बैक्टीरिया का सेल। और हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, जो सबसे लंबा सेल है, वो होगा हमारा न्यूरॉन। अब हम उसके बाद बात करें हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, वो होगा ऑस्ट्रिच एग, शतुरमुर्ग का अंडा। कुछ लोगों के लिए ये होगा, अरे अंडा कैसे हमारा सेल बन गया? तो अंडा होता है वो अपने आप में ही एक सेल होता है। जो अंडे का जो पीला हिस्सा होता है, जो येलो हिस्सा होता है, जो पीला हिस्सा होता है, वो क्या होता है? सेल। और जो आसपास का सफ़ेद हिस्सा, जो वाइट हिस्सा जिसको आप कह सकते हो, या ट्रांसपेरेंट या सफ़ेद हिस्सा, वो होता है फूड। हमारे बन रहे बच्चे के लिए फूड होता है। अब हम बात करें हमारे सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हमारे सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है हमारे सेल के काम के ऊपर। जो काम सेल करेगा उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं बात करूं RBC की,
तो आरबीसी किस तरीके से होते हैं? गोल, छोटे छोटे, डिस्क शेप, सीडी की शेप जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये अच्छे से रोल कर सके हमारी नसों के अंदर, हमारी जितनी भी नसें हैं उसके अंदर, ताकि ये अच्छे से घूम सके और रोल कर सके, इसलिए क्या होंगे? छोटे। अब हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल की, तो उनका नेचर क्या होता है? अमीबियोटिक, अमीबिया जैसा। अमीबा जैसा क्यों होता है? ताकि वो हमारे मसल के, हमारी जो मांस है उसके अंदर तक जाकर जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया हैं, जो भी वहाँ पर कीटाणु या फिर जो भी हमको पैरासाइट परेशान कर रहे हैं, हमारे को बीमार कर रहे हैं, उनको अंदर से बाहर निकाल के उनको मार सके। अब हम अपने दूसरे सेल की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं न्यूरॉन की तरफ। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या करता है? न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे बीच में उसको मान लो आप उसका हेड है, और न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है। न्यूरॉन इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि न्यूरॉन क्या करता है? रिसीव एंड सेंड सिग्नल, मतलब सिग्नल लेता है और सिग्नल देता है। अब हम बात करें एपिथेलियल सेल की। तो ये क्या होते हैं? पतले और बिल्कुल ही पतले पतले और लंबे लंबे। क्योंकि एपिथेलियल मतलब जो हमारी बाहर की त्वचा होती है, हमारी जो खाल है, हमारी जो स्किन है, वो भी एक तरीके से एपिथेलियल है। वो हमारी एपिथेलियल सेल का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, हमारे दो तरीके के सेल होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। अब हमारे इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस होता है? आप लोगों को क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा इन दोनों सेल के अंदर? अब मैं बात करूं प्रो मतलब पुराना, और यू मतलब नया। अब बच्चों, कभी पापा वापा का पुराना फ़ोन देखा है? कि अपने पिताजी का पुराना फ़ोन देखा हो, अपनी माँ का पुराना फ़ोन देखा होगा, मम्मी का। पुराने फ़ोन कैसे डब्बे जैसे फ़ोन होते थे, कट 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 बटन वाले, इस तरीके से होते थे हमारे पुराने फ़ोन। वो कैसे होते थे? सिंपल। और जो हमारे नए मॉडर्न फ़ोन है वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स। तो अब मैं ये मान लूँ, पुराना मतलब सिंपल, पुराने ज़माने का, मॉडर्न मतलब कॉम्प्लेक्स, तो मैं क्या कहूँगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल cells and these are complex cell। इनके अंदर क्या होता है? जो हमारी जो पुराने सेल होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? सिंगल, अकेला बैंड होता है आरएनए का या फिर डीएनए का। इसके अंदर सही रूप का, जिस भी तरीके से आप कहना चाहो, डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब डबल, दो मुही डीएनए। स्ट्रैंड। अब हमारे पुराने वाले सेल में क्या होता है? जो हमारे पुराने ज़माने का सेल होता है उसके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स
प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, एब्सेंट, और यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट, मतलब मौजूद होता है। अब इसकी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ बैक्टीरिया। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं मैमल्स कह सकती हूँ, हम सब मैमल्स हैं। अब हम आगे बात करें तो चलो, हमारा प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने बात करी, ये तो सिंपल हो गया। इसमें ना कोई न्यूक्लियर एनवलप है, ना कोई ऑर्गेनल है, ना कुछ है, एक सिंगल स्ट्रैंड, एक अकेला आरएनए है। पर जब मैं यूकैरियोटिक की बात करती हूँ जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो पेचीदा है, पेचीदा सेल है, उसमें दो मुही डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट है, उसमें ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियर एनवलप भी प्रेजेंट है, तो ये सेल हमारा क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल हमारे होते हैं दो तरह के, एक होते हैं प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। तो अब हमें पता चल गया हमारे दो तरीके के सेल हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक पुराना, यूकैरियोटिक नया। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की। प्लांट एंड एनिमल सेल क्या हैं, जिनसे हमारे पौधे बनते हैं और जिससे हमारे जानवर बनते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो नॉन लिविंग होती है, जो अजीवित हिस्सा होता है हमारे सेल का, ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट वाले सेल के अंदर, सिर्फ पौधों के अंदर ही पाई जाती है। क्यों? टू गिव सपोर्ट, और दूसरा टू प्रोटेक्ट, सहारा देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आप पूछोगे बनती किससे है, तो ये बनती है दो चीज़ों से। आप अगर अपने एग्ज़ाम में सेलुलोज लिख दोगे सिर्फ, जभी भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप चाहो तो सेलुलोज और पेक्टिन दोनों लिख सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या फ़र्क होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग पार्ट होता है, मतलब जीवित हिस्सा। सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा मोज़ैक स्ट्रक्चर। ऐसी करके ईंटें देखी हैं, घरों में लगी होती होंगी किसी किसी के, ऐसे करके टाइलों का, ईंटों का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच बीच में तो एक दूसरे रंग की ईंट लगी होती है, बाकी दूसरी ईंटें दूसरे रंग की होती है। इसको हम कहते हैं मोज़ैक स्ट्रक्चर, मतलब बीच बीच में पूरा अलग होगा पर बीच बीच में दूसरी चीज़ का, या दूसरी रंग का, या दूसरे सब्सटेंस का मटेरियल होगा। हमारा सेल वॉल दो चीज़ों से बना होता है। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है हमारा लिपिड। लिपिड को आप फैट भी कह सकते हो, और कभी कभी सम कार्बोहाइड्रेट्स भी। ये हायर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग रहता है। अब हम बात करें हमारी सेल वॉल की। सेल वॉल होती है हमारी सेमी परमीएबल,
सेमी परमिएबल का क्या मतलब हुआ? ये गिनी चुनी चीज़ों को ही अपने अंदर से अंदर बाहर होने देती है। ये कभी भी जो काम की चीज़ नहीं होती उसको सेल के अंदर नहीं आने देती, और जो काम की चीज़ होती है उसको सेल के बाहर नहीं जाने देती। और सेल वॉल इसी वजह से ऑस्मोसिस में मदद करती है। ऑस्मोसिस क्या होता है? जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट ऑफ वाटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। जो हमारा दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव में क्या हो गया? जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और एक्टिव में एनर्जी चाहिए। तो अब आप लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, तो अगर यहाँ एनर्जी चाहिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के लिए, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अब अगर यहाँ पे एनर्जी चाहिए लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, या हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हमारी एनर्जी मिलेगी हमें एटीपी से, जो बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और जिसको एक एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? इसके अंदर कुछ आयंस जो प्लस रहते हैं वो बाहर रह जाते हैं, और जो माइनस वाले आयंस होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। अब मैं बात करूं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में आपने कभी देखा है, एक बर्तन लो, उसमें किशमिश रख दो पानी के साथ, तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर में जो हमारी किशमिश होएगी ना, वो फूल जाएगी। तो वो जो मूवमेंट हुआ ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, ये जो कीवर्ड है वो आपको डिफ्यूजन याद रखना है यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो हैपन हुआ। तो हम कह सकते हैं पानी का सेल के अंदर जाना डिफ्यूजन की मदद से, उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब हम बात करें, हमने बात की थी कि हमारा जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो होता है मोज़ैक स्ट्रक्चर। मोज़ैक स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब ये जो हमारी पीली पीली चीज़ें हैं वो क्या है? लिपिड बाय लेयर। लिपिड मतलब फैट की बाय लेयर, और इसके अंदर बीच बीच में प्रोटीन जो कि चैनल बना रहे हैं, वो एम्बेडेड है, मतलब गड़े हुए हैं। और बीच बीच में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट्स की चेन भी है। और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लेयर। प्रोटीन चैनल क्या करते हैं? ये चैनल गेटवे होते हैं अंदर से और बाहर से सब्सटेंसेस को, वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंसेस को अंदर बाहर करने के लिए। अब हमने अपना सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने ऑर्गेनल्स की तरफ। ऑर्गेनल्स हमारी सेल में
कितने होते हैं? पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों में ही प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे सेल को स्ट्रक्चर देना। ये क्या होता है? सेल का एक तरीके से कंकाल होता है, स्केलेटन। और ये क्या करते हैं? नेटवर्क सिस्टम। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं पूरे सेल के लिए। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे? नेटवर्क। अब मैं लाइसोसोम्स की बात करूं। लाइसोसोम्स भी हमारे दोनों में होते हैं। लाइसोसोम्स का क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? उसमें डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब पचाने के लिए, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब पचाने के लिए जूसेस प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? खाने को पचाते हैं और जितना भी कोई अगर बाहर का फॉरेन एलिमेंट जो खतरनाक है सेल के लिए, उनको डाइजेस्ट भी कर देते हैं। इसको हम स्यूसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब हम इसको स्यूसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इसका एक बहुत आसान सा कारण है। हम इसको स्यूसाइडल बैग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स को जब सेल पे खतरा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अरे मैं खतरे में हूँ, तो ये अपने आप क्या करता है? ये फट जाता है अपने आप। और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो पूरे सेल में फैल कर सेल को ख़त्म कर देते हैं अंदर से। और इससे क्या होता है? हमारा सेल मर जाता है ताकि उसको उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा ना रहना पड़े। अब हमने दो चीज़ याद करी, हमारा फंक्शन ऑफ RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारा फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं हमारे ER की, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ क्या होता है? जिसके ऊपर नो राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? लिपिड। और ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? प्रोटीन। जहाँ कहीं भी सेल के अंदर राइबोसोम का नाम आ जाए, राइबोसोम का आप डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसे 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 बस छोटे छोटे डॉट डाल के आप डायग्राम बना देंगे और आपकी बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। राइबोसोम कहाँ भी आएगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब हम बात करें अपने अगले सेल ऑर्गेनल की, जो कि हम क्लोरोप्लास्ट की या प्लास्टिड की बात करें। अब प्लास्टिड कहाँ होता है? प्लास्टिड होता है सिर्फ प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये प्रोवाइड क्या करता है? कलर या स्टोरेज। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का होता है और अपने अंदर क्या स्टोर करता है? स्टार्च। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लास्टिड होगा वो है हमारा क्रोमोप्लास्ट।
ये अलग अलग रंग का होता है। ये कौन से रंग देते हैं? येलो, रेड, ऑरेंज, ये कौन से वाले कलर्स किस टाइप के पिगमेंट से होते हैं? वो है हमारे कैरोटीन, और कैरोटीन के साथ साथ हम बोल सकते हैं जो हमारा दूसरा पिगमेंट होता है वो होता है xanthophyls। देन वी गो टू, उसके बाद हम बात करेंगे अमाइलोप्लास्ट की। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एलियोप्लास्ट की। एलियोप्लास्ट क्या करता है? ये स्टोर करता है अपने अंदर ऑयल्स एंड फैट्स। उसके बाद हम अपने अगले क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये करता है अपने अंदर स्टोर एलियोप्लास्ट, और इसके अंदर स्टोर होता है प्रोटीन। अब हम बात करें हमारे लास्ट टाइप के प्रोटोप्लास्ट की, वो है क्लोरोप्लास्ट, जो है हमारा ग्रीन कलर का। एंड किस में मदद करता है? ये फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमको मदद करता है। अब हम अपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि एक तरीके से हमने इसको एक साइड से ओपन और बाकी साइड से क्लोज रखा है, एंड पीछे से हम इसको ओवल स्ट्रक्चर दे देंगे। एंड हम इसके अंदर ऐसे जैसे सिक्कों की एक के ऊपर एक हमने पाइल बना रखी है, सिक्कों को हमने एक के ऊपर एक रख रखा है। इस प्रकार हमारा क्लोरोप्लास्ट हम बनाते जाएंगे। अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट में क्या है। हम सबसे पहले इसको मार्क करेंगे आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इसमें जाएंगे इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन के बाद हम इसका जो हमारा बीच में कनेक्शन है, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा लेमा। और हम इसको कहेंगे स्ट्रोमा। ये जो हमारा स्टैक जैसा पार्ट होगा, जो हमारा गड्डियाँ हमने बनाई है, उसको हम कहेंगे थैलाकॉइड। और फिर हमारा बच जाएगा इसमें लास्ट में ग्रैमम, जो ये एक एक सिक्के जैसा हमारा पार्ट है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, हमारे क्लोरोप्लास्ट में या प्रोटोप्लास्ट में ऐसा खास क्या है जो दूसरे सेल के अंदर
किसी भी ऑर्गेनल के अंदर नहीं है, दूसरे किसी भी सेल ऑर्गेनल के अंदर नहीं है। ऐसी क्या खासियत है? हमारे क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर कभी भी क्लोरोप्लास्ट को या प्रोटोप्लास्ट को लगता है कि मेरी जो गिनती है सेल में कम है, मुझे और अपने जैसे ऑर्गेनल्स चाहिए, तो ये इस डीएनए की मदद से खुद बना लेता है अपने जैसे और ऑर्गेनल। इसको न्यूक्लियस के डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हम अपना क्लास का लेक्चर प्रोटोप्लास्ट पे लाके और प्लास्टिड पे लाके ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा सेल के बारे में, यूनिट ऑफ सेल। हमारी जो सेल है वो यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि उसको हम अपनी ज़िंदगी की ईंटें मानते हैं, क्योंकि वो हर चीज़, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबको एक सेल से ही बनाया जाता है। सेल सबसे पहले किसने बनाया? रॉबर्ट हुक ने बनाया। कैसे? उसने सेल को सबसे पहले एक कॉर्क के टिश्यू में देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, और उसको क्या दिखाई दिया? एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। उसके बाद हम सेल थ्योरी की बात करें। हमारी सेल थ्योरी में 3 मेन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीवित जंतु हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक, जो सबसे नीची किस्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से ही शुरुआत होता है। और हमारा तीसरा और लास्ट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कि जो भी सेल है वो पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। ऐसा नहीं होता कि अपने आप एक नया सेल बन जाए। अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ सेल की। साइज़ ऑफ सेल क्या होता है? वो नॉर्मली छोटा होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो सके। और हमारा स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा फिर? बैक्टीरिया। लार्जेस्ट सेल होगा हमारा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। और हमारा लॉन्गेस्ट सेल होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारा 3 से 5 मीटर तक भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ सेल के अंदर। जैसे आरबीसी में उसको इधर उधर जाना होता है नसों में, तो आरबीसी यूज़ होता है ताकि वो छोटे छोटे गोल गोल अच्छे से घूम सके। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, वो अमीबियाटिक स्ट्रक्चर होता है ताकि वो अमीबा की तरह हमारे मांस के अंदर तक जाकर वहाँ से कीटाणुओं को खींच ला सके। तीसरा है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है? सेंड और रिसीव, सिग्नल को भेजता है और सिग्नल को रिसीव करता है। उसके बाद हमारा एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या होते हैं? पतला पतला लेयर होता है हमारे हर चीज़ को जो ऊपर से कवर करता है। जैसे कि उसका क्या एग्जाम्पल हुआ? स्किन, हमारी खाल। अब हम नेक्स्ट पे चले तो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हमारे 2 तरीके के सेल है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल और यूकैरियोटिक मतलब नया सेल। जो पुराना सेल होता है वो सिंपल होता है और जो नया सेल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? पेचीदा। इसके अंदर एक अकेला या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए होता है, और हमारे यूकैरियोटिक के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होते, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक के अंदर, और प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है। अब हमारे एग्जाम्पल क्या हुए? प्रोकैरियोटिक का हो गया बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का हो गया मैमल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक 2 टाइप के होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में हम और प्लांट सेल के अंदर हमने सबसे पहले बात करी सेल वॉल की। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, जो हमारे सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं, सहारा देता है और प्रोटेक्ट करता है। किससे? एक्सटर्नल, बाहरी वातावरण से। ये बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज से।
अब हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक मोज़ैक स्ट्रक्चर होता है। ये बनी होती है प्रोटीन, लिपिड, जिसको हम फैट भी कह सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल, उसको चाहिए होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, एटीपी के फॉर्म में, और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, जिसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ऑस्मोसिस का क्या होता है, जो हमारा पानी का जो मूवमेंट होता है, पानी का चलन हाई कंसंट्रेशन की तरफ लो कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन की हेल्प से, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किशमिश को पानी के अंदर भिगो के रखना। अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा मोज़ैक लेयर का। मोज़ैक कैसे होता है, तो लिपिड की मतलब फैट की लंबी लंबी लेयर्स होती हैं, और उसके अंदर गड़ा होता है हमारा प्रोटीन, जो अपने चैनल्स से मतलब अंदर और बाहर जाने में सहायता करते हैं। वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको अंदर क्या चीज़ रखनी है और बाहर क्या चीज़ जाने देनी है। अब हम बात करते हैं हमारे प्लास्टिड की। प्लास्टिड के अंदर दो तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, या तो कलर देना या स्टोरेज करना। हमने पहले तरीके का प्लास्टिड पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट, जो वाइट कलर का होता है और स्टार्च स्टोर करता है। दूसरे तरीके का हमने कौन सा प्लास्ट पढ़ा, वो है क्रोमोप्लास्ट, जो है येलो, रेड और ऑरेंज कलर का। जो नॉर्मली पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कैरोटीन, और दूसरा होता है ज़ेंथफाइल्स। अब होते हैं हमारे दूसरी तरीके के जो प्लास्टिड्स हैं, वो होते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एलियायोप्लास्ट, जो ऑयल्स और फैट स्टोर करते हैं। तीसरा है एलियरोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करते हैं। और उसके बाद है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर के होते हैं और सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब प्लास्टिड इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, प्लास्टिड हमारा होता है डीएनए का। उसके अंदर वो अपने आप डिसाइड करता है कि उसको कितना प्लास्टिड एक सेल के अंदर चाहिए। अगर उसको प्लास्टिड कम लगते हैं सेल में तो वो और बना लेता है, और उसको न्यूक्लियस के डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमको थैलेकॉइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेला, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड ग्रामिनम को मार्क करना है, और इस तरीके से हम एक साइड से खुला हुआ डायग्राम बनाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। ये है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला वीडियो। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।